हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा शर्मा राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। हाँ बच्चों, हमने इसके 4 भाग पढ़ लिए हैं और हमने क्या देखा कि जनजातियाँ कितनी ज़्यादा विशिष्ट होती है। ये किसी विशिष्ट क्षेत्र में रहते हुए अपनी रीति रिवाजों, मान्यताओं और संस्कृति का निर्वहन करती है। और इनकी एक और विशेषता ये है बच्चों कि ये समाज की मुख्य धारा से दूर ही रहना पसंद करती है। इनमें एक झिझक होती है, इनका जो स्वभाव है उसके अंदर एक प्रकार की झिझक है कि ये समाज की मुख्य धारा से अपने आप को दूर ही समेटे हुए रहती है। और इसी वजह से जनजातियों के बारे में जानना हमारे लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और बहुत ही रोचक तथ्यों के साथ में हम इन सब की बातों को पढ़ते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ये पढ़ते पढ़ते ही हमें याद हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो हमने पिछली बार पढ़ी थी भील जनजाति। आज हम पढ़ेंगे गोंड जनजाति के बारे में, जो भारत के मध्य भाग में रहती है। शुरुआत करते हैं गोंड शब्द से कि गोंड शब्द का क्या अर्थ है। बच्चों, जो गोंड शब्द है उसका अर्थ होता है पहाड़ी। और ये कहाँ से आया है? ये शब्द आया है द्राविडियन भाषा के शब्द खोंड से। गोंड भाषा का शब्द आया है द्राविडियन भाषा के खोंड से। और खोंड का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? पहाड़ी। इसका अर्थ क्या है कि जो गोंड जनजाति के लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। और हम अभी देखेंगे कि ये कौन कौन से पहाड़ी क्षेत्रों में इनका निवास क्षेत्र होता है। बच्चों, हमारे पाठ्यक्रम में जो चैप्टर नंबर 2 है उसके अंतर्गत 4 प्रकार की जनजातियां हैं। इनमें से 2 जनजातियां भारत के बाहर रहती है और 2 जनजातियां भारत के अंदर रहती है। ठीक है बच्चों, तो जो भारत से बाहर रहने वाली जनजातियां हैं, एक तो है एस्किमो जनजाति और दूसरी है बुशमैन जनजाति। इनका अध्ययन हमने कर लिया है वीडियो नंबर 2 और वीडियो नंबर 3 में। उसी प्रकार बच्चों, हमने पिछले वीडियो में भील जनजाति के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली थी और आज बारी आ गई है गोंड जनजाति की। और ये दोनों जनजातियां कहाँ रहती है? भारत के अंदर। तो इस प्रकार से हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 जनजातियां हैं और आज हम गोंड जनजाति के बारे में पढ़ रहे हैं। और यह इस चैप्टर का अंतिम वीडियो भी होगा और इसके बाद में हम क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम क्या देख रहे थे कि गोंड शब्द द्राविडियन भाषा के खोंड से आया है और खोंड का अर्थ क्या होता है? पहाड़ी। इसका अर्थ ये है बच्चों कि जो गोंड जनजाति है वो पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है। अब देखते हैं कि ये कौन कौन से पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है। देखिए बच्चों, ये भारत के मानचित्र में ये जो डार्क ग्रीन कलर से एरिया बताया हुआ है, ये किसका निवास क्षेत्र है? गोंड जनजाति का। और यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर भी हमने गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र बता रखा है। और ये कौन सा राज्य है? आसाम राज्य है। हाँ बच्चों, ये पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। यहाँ पर है सतपुड़ा पहाड़ी, मेकाल पहाड़ी, गड़जात पहाड़ियाँ और महादेव की पहाड़ियाँ और मेकाल श्रेणी, जहाँ से बहुत सारी नदियों का उद्गम भी होता है। याद आया आपको? नर्मदा, ताप्ती नदियाँ, महानदी, इस प्रकार की जो नदियां हैं वो इन सब का उद्गम कहाँ से होता है? इसी क्षेत्र से होता है। और यहाँ पर बहुत सारी पहाड़ियों का मिलन स्थल भी है। जैसे हमने पढ़ा सतपुड़ा के बारे में, महादेव के बारे में, मेकाल के बारे में, अमरकंटक पहाड़ी, गड़जात पहाड़ियाँ। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि ये कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र होता है। एक बार हम मानचित्र को रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए बच्चों, जो गोंड जनजाति है, अब हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ रहते हैं। ये मध्य प्रदेश में रहते हैं, छत्तीसगढ़ में रहते हैं, उड़ीसा में रहते हैं, झारखंड में भी रहते हैं, महाराष्ट्र में भी रहते हैं और तेलंगाना में भी रहते हैं। तो कौन कौन से राज्य हुए? एक बार फिर से देखते हैं। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ मध्य प्रदेश। कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश यानी कि MP, छत्तीसगढ़। ठीक है बच्चों, जो दूसरा राज्य है वो क्या है? छत्तीसगढ़ है। उसी प्रकार तीसरा राज्य है झारखंड। ठीक है, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बच्चों, उड़ीसा राज्य में भी इस जनजाति का आवास है। और अगला जो राज्य है वो है तेलंगाना राज्य। तेलंगाना राज्य में भी गौंड जनजाति रहती है। उसी प्रकार बच्चों, ये महाराष्ट्र के कुछ भागों में भी इस जनजाति का निवास क्षेत्र है। और आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर आसाम राज्य के अंदर भी गौंड जनजाति रहती है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, पहाड़ियाँ हैं। और गौंड शब्द का तो अर्थ ही क्या है, पहाड़ी। तो ये सब कहाँ रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। और पहाड़ी क्षेत्र भी कैसे होते हैं, आपको पता है कि यहाँ पर जो परिस्थितियाँ होती हैं वो बहुत आसान नहीं होती है। यहाँ पर किसी भी मानव के लिए रहना आसान नहीं है, बल्कि बहुत ही कठिन परिस्थितियाँ हैं। और इन परिस्थितियों में कौन सी जनजाति रहती है, गौंड जनजाति रहती है। एक बार फिर से देखते हैं बच्चों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, आसाम, उड़ीसा, तेलंगाना और महाराष्ट्र। तो ये वो राज्य हैं जहाँ पर गौंड जनजाति का आवास क्षेत्र होता है। बच्चों, आज हम गौंड जनजाति के अंतर्गत 4 बिंदुओं के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। वो कौन कौन से 4 बिंदु हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनके निवास क्षेत्रों के बारे में, जिसके बारे में अभी हमने थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर ली है कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ये रहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि ये रहते हैं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, असम में और तेलंगाना और महाराष्ट्र में भी इनका निवास स्थान है। ठीक है बच्चों, और मैं आपको इनको लिखवा दूंगी। इसके बाद में हम बात करेंगे आर्थिक क्रियाकलापों की। जिस प्रकार से हमारे जैसे आधुनिक लोग आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं अपनी जीवन को चलाने के लिए, जैसे कोई शिक्षक होता है, कोई वकील, कोई डॉक्टर, कोई व्यापारी, कोई परिवहन कार्यों में लगा हुआ है, तो कोई संचार कार्यों में लगा हुआ है, कोई वैज्ञानिक है तो कोई शोध कार्य कर रहा है। उसी प्रकार बच्चों, इस जनजाति के भी अपने आर्थिक क्रियाकलाप हैं। और इनके आर्थिक क्रियाकलाप हमारी तरह नहीं होते हैं, बल्कि थोड़े से पिछड़े हुए होते हैं और प्राथमिक क्रियाओं के समान होते हैं, जैसे आखेट, कृषि कार्य। ठीक है ना बच्चों, तो इनके जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं उसमें आखेट और कृषि कार्य होते हैं। उसी प्रकार हम अध्ययन करेंगे इनके भोजन के बारे में कि ये कौन कौन से पदार्थों का सेवन करते हैं। ठीक है, इनके वस्त्रों के बारे में जानेंगे कि इनके वस्त्र किस प्रकार के होते हैं, महिलाओं और पुरुष के वस्त्र किस प्रकार के होते हैं और क्या आधुनिकता का प्रभाव इनके वस्त्रों पर पड़ा है। इनके आभूषणों के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इनके निवास गृह की कि इनके निवास गृह किन से बने होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, कौन से पैटर्न में होते हैं। ठीक है, और अंत में हम बात करेंगे औजार और बर्तनों की। ये जो जनजातियां हैं अपने विशिष्ट औजार और बर्तनों का इस्तेमाल करती है और हमारे लिए अध्ययन का एक विषय बिंदु होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हम निवास क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा बिंदु होगा आर्थिक क्रियाकलाप का, और आर्थिक क्रियाकलाप में भी हम 5 बिंदुओं को पढ़ेंगे: आखेट, भोजन, वस्त्र, निवास गृह और औजार और बर्तनों का। जो तीसरा बिंदु है वो है समाज और संस्कृति से जुड़ा हुआ, कि जो गौंड जनजाति है इनके सामाजिक क्रियाकलाप कैसे हैं, क्या ये पितृसत्तात्मक होते हैं या मातृ सत्तात्मक होते हैं, देखेंगे लेकिन अभी अगली स्लाइड्स में। उसी प्रकार जो चौथा बिंदु है वो है आधुनिक संस्कृति से संपर्क के बारे में। बच्चों, ये जो पॉइंट्स हैं कुल मिलाकर सभी जनजातियों में एक जैसे ही हैं, चाहे वो एस्किमो हो, चाहे वो बुशमैन हो, चाहे वो भील जनजाति हो, चाहे वो गौंड जनजाति हो। आपको इस प्रकार से एक चार्ट बनाना है, एक टेबल बनाना है और इन्हीं पॉइंट्स के अंतर्गत इन जनजातियों की विशेषताओं को याद रखना है। और बच्चों, एक बात विशेष रूप से आप नोट कर लीजिए कि जो जनजातियाँ होती है उन जनजातियों की अपनी विशेषताएं ज़्यादातर समान होती है और कुछ कुछ अलग अलग शब्द होते हैं, कुछ पर्टिकुलर शब्द होते हैं वो उसी जनजाति में पाए जाते हैं, लेकिन ओवरऑल जो समानताएं होती है वो हम इनमें देख सकते हैं। इसीलिए उत्तर लिखते समय इन मुख्य बिंदुओं को यदि हम ध्यान में रखेंगे तो हमारा जो उत्तर होगा वो बहुत आसान हो जाएगा।
ठीक है बच्चों, तो इन 4 बिंदुओं के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। उनमें से पहला है निवास क्षेत्र, दूसरा है आर्थिक क्रियाकलाप, तीसरा है समाज और संस्कृति और चौथा है आधुनिक संस्कृति से संपर्क। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं किसके साथ में? निवास क्षेत्र के साथ में। बच्चों जो गौंड जनजाति है उसके निवास क्षेत्र के बारे में मैंने आपको बताया कि ये भारत के मध्य भाग में रहती है। और कौन कौन से राज्यों में रहती है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और महाराष्ट्र। लेकिन इसका विस्तार पूर्वोत्तर में भी है और वो कहाँ है? आसाम राज्य में। ठीक है बच्चों, तो आप अपने नोट्स बनाना शुरू कर लीजिए मेरे साथ साथ। हम शुरू करते हैं इसके परिचय के साथ में। गौंड शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? खोंडा से हुई है, मैंने आपको बताया था। और खोंडा का अर्थ क्या होता है? पहाड़ी होता है। ठीक है बच्चों, और ये रहते भी कहाँ हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं बताएंगे आप मुझे? जी हाँ, ये है सतपुड़ा, महादेव, मेकाल, अमरकंटक की पहाड़ियाँ और गढ़जात की पहाड़ियाँ। और ये सब कहाँ हैं? भारत के मध्य भाग में हैं। हमने कक्षा 11 में भी पढ़ा था मध्य उच्च भूमि के बारे में। ये सब जनजातियाँ वहीं रहती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। और भारतीय प्रायद्वीप पर निवास करने वाली जनजाति को क्या कहते हैं? गौंड जनजाति कहते हैं। बच्चों मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर 11th कक्षा में ले चलती हूँ। आपने एक पेंजिया महाद्वीप के बारे में पढ़ा था जिसको हमने क्या कहा था? सुपर महाद्वीप। क्या था ये? पेंजिया महाद्वीप था और इसको हमने सुपर महाद्वीप कहा था। और इसके 2 भाग हो गए थे। एक भाग तो हो गया था लारेशिया, जो उत्तरी भाग था वो क्या बन गया था? लारेशिया बन गया था। और जो दक्षिणी भाग था वो क्या बन गया था? गोंडवाना। ऐसा कहा जाता है कि ये जो गोंड शब्द है, गोंडवाना के अंदर जो गोंड शब्द है वो इसी जनजाति से लिया गया है, क्योंकि उस समय इस जनजाति का विशेष प्रभाव था और इसीलिए इसे गोंडवाना लैंड भी कहा गया। ठीक है बच्चों, आ जाते हैं अपने मुख्य बिंदु पर। और भारतीय प्रायद्वीप पर निवास करने वाली जनजाति को क्या कहते हैं? गौंड जनजाति कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 18वीं सदी तक मध्य भारत में गौंडों में शासित 4 साम्राज्य भी पनपे, यानी इन्होंने अतीत में अपना साम्राज्य भी स्थापित किया है। और वो कौन कौन से 4 राज्य हैं? जी हाँ बच्चों, गढ़मांडला, देवगढ़, चांदा और है खेडला। तो कौन कौन से 4 राज्य हैं वो? गढ़मांडला लिखेंगे आप मेरे साथ साथ, देवगढ़, चांदा और खेडला। और 18वीं सदी की बात हो रही है ये। और हम कौन सी सदी में हैं? 21वीं सदी में हैं। लेकिन धीरे धीरे ये समुदाय केवल पहाड़ी क्षेत्रों में ही रह गया और आधुनिक समाज के साथ में संपर्क स्थापित नहीं कर सका। ठीक है बच्चों, इनकी जो शिक्षा की जो स्थिति है वो भी बहुत निम्न है और महिलाओं में तो साक्षरता नगण्य पाई जाती है, यानी कि कोई भी महिला पढ़ी लिखी नहीं है। आगे बढ़ते बच्चों। मुगलों में 1940 में मराठों के प्रभुत्व के बाद से ये हाशिए पर चले गए। हाशिए का अर्थ क्या है? कि ये पीछे चले गए हैं और उसके बाद में ये फ्रंट लाइन पर नहीं आ पाए। वर्तमान में इनका निवास दुर्गम व पहाड़ी क्षेत्रों तक ही सीमित हो गया है। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लोग पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं वो कितनी टिपिकल सिचुएशंस में रहते हुए अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे इसके निवास क्षेत्र की। और ये हमारा कौन सा बिंदु है? पहला बिंदु है। आपको याद रखना है, हम 4 बिंदुओं के तहत इसका डिस्कशन करने वाले हैं। पहला है निवास क्षेत्र, दूसरा क्या है? आर्थिक क्रियाकलाप, तीसरा है समाज व संस्कृति और चौथा है आधुनिक संस्कृति से संपर्क। तो ये हमारा कौन सा बिंदु है? निवास क्षेत्र से संबंधित बिंदु है। तो आप मेरे साथ साथ लिखेंगे बच्चों, ये कौन कौन से राज्यों में निवास करते हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र और असम राज्य में भी। यानी मध्य भारत के अलावा इनका एक और विस्तार है और वो कहाँ है? पूर्वोत्तर भारत में है। यानी कि इस क्षेत्र में इनका निवास है और बाकी ये जनजाति कहाँ रहती है? इस क्षेत्र में निवासित करती है।
और एग्ज़ाम में जब भी आप इसे निबंधात्मक प्रश्न के अंतर्गत लिखते हैं तो भारत का मानचित्र बनाते हुए यानी कि रेखा चित्र खींचकर उसके अंदर गौंड जनजाति के जो निवास क्षेत्र हैं उन्हें ज़रूर बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो लिखा आपने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आसाम, ये वो राज्य हैं जहाँ पर गौंड जनजाति रहती है। और अब हम देखते हैं कि ये भारत के कौन कौन से पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं वो? सतपुड़ा, पहाड़ियाँ, मेकाल श्रेणी, सोन और देवगढ़, उच्च भूमि, बस्तर का पठार व गड़जत की पहाड़ियों में ये रहते हैं। एक बार फिर से बताती हूँ बच्चों, सतपुड़ा पहाड़ियाँ, मेकाल की श्रेणी, सोन, देवगढ़, उच्च भूमि, बस्तर पठार व गड़जत की पहाड़ियों में ये रहते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब बातें अच्छे से समझ में आ रही होगी। और बच्चों, जहाँ कहीं भी आपको लगे आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपने नोट्स अच्छे से बना लीजिए। इन पहाड़ियों की ऊंचाई 600 से 900 मीटर के बीच में होती है, यानी ये बहुत ही टिपिकल सिचुएशंस में रहते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में रहना आसान नहीं है किसी भी मानव के लिए, और ये उन्हीं विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए अपना जीवन निर्वहन करते हैं। इस क्षेत्र में कौन से क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम? इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, यानी सतपुड़ा, मेकाल, सोन, देवगढ़, उच्च भूमि, बस्तर का पठार और गड़जत की पहाड़ियों में 4 नदियों का उद्गम स्थल भी है। कौन कौन सी है वो नदियाँ? देखते हैं बच्चों, नर्मदा, ताप्ती, सोन और महानदी, इन चारों नदियों का उद्गम भी कहाँ से होता है? इस क्षेत्रों में होता है। तो प्राकृतिक दृष्टि से ये जो क्षेत्र है वो बहुत ही संपन्न है और बहुत ही दर्शनीय क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में जो तापमान है वो 40 डिग्री सेल्सियस और औसत वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर के बीच में रहती है। आगे बढ़ते बच्चों, और अब देखेंगे हम हमारा दूसरा बिंदु। पहला बिंदु क्या था? निवास क्षेत्र। दूसरा बिंदु है आर्थिक क्रियाकलाप का, और आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत भी हम 5 बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। आखेट, भोजन, वस्त्र, निवास गृह और औजार और बर्तन। ठीक है बच्चों, ये 5 बिंदु हैं जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करने वाले हैं। आर्थिक क्रियाकलापों में जो सबसे पहला बिंदु आता है वो है आखेट का। लेकिन बच्चों, भारत की सरकार ने शिकार को कानूनन रूप से अवैध घोषित कर दिया है और इसका प्रभाव गौंड जनजाति पर भी दिखाई देता है। अब गौंड जनजाति के लोग शिकार का कार्य नहीं करते हैं, ये कार्य बहुत सीमित हो गया है और ज़्यादातर गौंड जनजाति के लोग अब क्या कार्य करते हैं? कृषि कार्य करते हैं। लेकिन इनकी जो कृषि करने का जो तरीका है वो बहुत ही विशिष्ट है। ये क्या कार्य करते हैं? सबसे पहले ये कौन सी कृषि करते हैं? ये स्थानांतरित कृषि करते हैं। और स्थानांतरित कृषि का मतलब क्या होता है कि ये अपना स्थान परिवर्तित करते रहते हैं, यानी आज यहाँ पर खेती करेंगे और कल किसी और क्षेत्र पर ये खेती करेंगे। लेकिन जब ये अपने खेत का चुनाव करते हैं तो सबसे पहले वहाँ पर जो भी प्राकृतिक वनस्पति होती है उसे काट देते हैं और उसे जला देते हैं। तो सबसे पहले क्या किया? इन्होंने वनस्पति को काटा और फिर जला दिया। ठीक है बच्चों, तो इसका एक और नाम भी हो जाता है कर्तन और दहन कृषि। कर्तन का मतलब है काटना और दहन का मतलब है जलाना। तो स्थानांतरित कृषि की बात कर रहे हैं हम बच्चों। गौंड जनजाति के लोग क्या करते हैं? किसी भी एक क्षेत्र का चुनाव करते हैं और वहाँ पर उगी हुई प्राकृतिक वनस्पति को काट देते हैं और उसे जला देते हैं, जिससे कि उन्हें खाद भी मिल जाती है। इस क्षेत्र पर वो 3-4 वर्ष तक खेती करते हैं और उसके बाद में जब इस क्षेत्र की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है तो क्या कार्य करते हैं? इस क्षेत्र को पड़त छोड़ देते हैं। पड़त मतलब कुछ वर्षों के लिए इस पर खेती नहीं करेंगे और फिर किसी दूसरे क्षेत्र पर इसी प्रकार की प्रक्रिया को दोहराएंगे और अपना कृषि कार्य करेंगे। तो इसे कहते हैं हम स्थानांतरित कृषि, यानी इसमें वो अपना जो कृषि का जो क्षेत्र है वो उसे बदलते रहते हैं। और इस प्रकार की कृषि को क्या कहते हैं? दिप्पा कृषि। क्या बोलते हैं इसको? दिप्पा कृषि कहते हैं। तो लिखते हैं बच्चों इसके बारे में।
इनका मुख्य व्यवसाय क्या है? झूमिंग कृषि है। और झूमिंग का मतलब क्या होता है? स्थानांतरित कृषि, स्थान परिवर्तन करते रहना। और दूसरा कार्य क्या है? आखेट। और आखेट के बारे में मैं बता चुकी हूँ आपको कि अब गौंड जनजाति के लोग आखेट का कार्य बहुत ही सीमित रूप से करते हैं। तो पढ़ते बच्चों दिप्पा कृषि के बारे में, जो किसके बारे में है? स्थानांतरित कृषि के बारे में है। लिखेंगे ये झूमिंग कृषि का एक प्रकार है जिसमें भूमि पर 2-3 वर्ष खेती करने के बाद में, क्या लिखा हुआ है? 2-3 वर्ष खेती करने के बाद में उसे पड़त छोड़ देते हैं। पड़त क्यों छोड़ देते हैं? ताकि वो अपनी उपजाऊ क्षमता को पुनः प्राप्त कर सके। इस प्रकार की कृषि में पेड़ों व झाड़ियों को जलाकर व भूमि को साफ करके खेत तैयार किया जाता है और उसमें फावड़े या हल से कुरेद कर बीजों को छिटक कर बोया जाता है। बीज बोने के बाद में देवी माता को और जंगल के अन्य देवताओं को पशु बलि भी दी जाती है। तो बच्चों ये इस जनजाति की अपनी अपनी विशेषता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गौंड जनजाति की ही एक और कृषि के बारे में जो अपने आप में यूनिक है। जी हाँ बच्चों, ये दृश्य दिखाई दे रहा होगा आपको। क्या देख रहे हैं हम? सीढ़ी नुमा कृषि का दृश्य है ये। सीढ़ी नुमा कृषि में पहाड़ी क्षेत्रों को काट कर इस प्रकार से सीढ़ी बना ली जाती है और यहाँ पर कृषि कार्य किया जाता है। और मैंने आपको बताया था कि गौंड तो रहते ही कहाँ पर है? पहाड़ी क्षेत्रों पे रहते हैं और पहाड़ी क्षेत्रों पर इस प्रकार की कृषि का कार्य किया जाता है। और इस प्रकार की जो कृषि है इसका नाम क्या है? पेंडा कृषि। यानी इस प्रकार से ये पेड़े बना लेते हैं और उसके ऊपर ये कृषि का कार्य करते हैं। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे हम पेंडा कृषि के बारे में। मध्य प्रदेश के बस्तर में तीव्र पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेत ये दिखाई दिए थे आपको यहाँ पर। ये कौन से खेत होते हैं? सीढ़ीदार खेत होते हैं। और ऐसे खेत हमें मैदानी क्षेत्रों में नहीं बल्कि कहाँ मिलते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में ही देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश के बस्तर में तीव्र पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेतों पर की जाती है और खेतों में मिट्टी की आर्द्रता को बनाए रखने के लिए निचले भागों में लकड़ी के लट्ठे रख दिए जाते हैं जिनसे मिट्टी का कटाव भी नहीं होता है। बच्चों इनमें साक्षरता का अभाव होता है लेकिन वैज्ञानिकता इनमें भरपूर होती है और किस प्रकार से अपने छोटे छोटे जुगाड़ से अपने जीवन को चलाते रहते हैं। ये दृश्य दिखाई दे रहा है आपको कि किस प्रकार से गौंड जनजाति आज भी तीर कमान से आखेट का कार्य करती है। तो लिखेंगे आखेट के बारे में। ये जानवरों का शिकार करते हैं। भारत में आखेट करना अब राजकीय नियमों से निषेध है। निषेध है मतलब कानूनी रूप से अपराध है। कोई भी व्यक्ति अब किसी भी प्रकार के वन्य पशु जीव का शिकार नहीं कर सकता है, नहीं तो उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। फिर भी ये लोग कुछ मात्रा में वन्य जीवों का शिकार करते हैं और मैंने आपको बताया था कि धीरे धीरे शिकार का स्थान किसने ले लिया है? कृषि ने ले लिया है। अब हम बात करेंगे इनके भोजन की कि अपने भोजन में कौन कौन से पदार्थों का सेवन करते हैं। बच्चों यहाँ पर 2 प्रकार की भोजन सामग्री है, कोदू व कुटकी, जो कि उसी क्षेत्र में मिलती है। क्या नाम है इनके? कोदू और कुटकी। ये स्थानीय अनाज है और ये गोंडों का मुख्य खाद्यान्न भी है। उसी प्रकार बच्चों फेस्टिवल्स पर ये चावल खाते हैं। जब ये अपने उत्सव मनाते हैं तो क्या बनाते हैं? चावल बनाते हैं। ये मांस का सेवन भी करते हैं, धूम्रपान भी करते हैं और महुआ से बनी शराब का प्रयोग भी करते हैं। और ये हमने कहाँ पर देखा था? भील जनजाति के अंतर्गत भी देखा था कि भील जनजाति भी इसी प्रकार मांस का सेवन करती है और शराब का सेवन भी करती है। तो आपको कुछ समानताएं भी मिलेगी और कुछ असमानताएं भी मिलेगी। बच्चों जो गौंड जनजाति की महिलाएं होती है उनके वस्त्र भी थोड़े से अजीब से होते हैं और ये एक विशेष प्रकार का गोदना भी अपने शरीर पर गुदवाती है। हम देख सकते हैं इस महिला के शरीर पर कि किस प्रकार से इसने गोदना गुदवाया हुआ है। तो लिखेंगे इनके वस्त्रों के बारे में। पुरुष धोती व स्त्रियां साड़ी व चोली पहनती है। पुरुष व स्त्री दोनों ही
चांदी और एल्यूमिनियम के गहने पहनते हैं और गौंड स्त्रियां अक्सर शरीर पर गोदना गुदवाती है। एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सी जनजाति की महिलाएं अपने शरीर पर गोदने को गुदवाती है, तो आप क्या कहेंगे? गौंड जनजाति की महिलाएं। अब हम बात करेंगे आर्थिक क्रियाकलाप के चौथे बिंदु पर, जो किसके बारे में है? निवास गृह के बारे में है। जी हाँ बच्चों, जो गोंडों का जो निवास गृह है वो आपको दिखाई दे रहा है। किस प्रकार से ये खपरेल से और केहलू से अपना घर बनाते हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि गोंड का घर बना है नया नया और उसका क्या है? प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है। जिस प्रकार से हमारे समाजों के अंदर मकान का मुहूर्त किया जाता है, नांगल किया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है और इसके अंदर ये लोग एक उत्सव की तरह नृत्य भी करते हैं। तो लिखेंगे बच्चों इनके निवास गृह के बारे में। गोंड नंगले अथवा पल्ली और छोटे छोटे गांवों में रहते हैं और जिस स्थान पर आवास बनाना होता है उसका शगुन निकालकर, यानी ये भी धार्मिक कार्यों में संलग्न होते हैं और इनके भी अपने अपने पंडित होते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उस स्थान पर क्या मनाते हैं? ये प्रवेश उत्सव मनाते हैं। उसी प्रकार बच्चों इनके औजार और बर्तन भी बहुत विशिष्ट प्रकार के होते हैं और फालिया, खुरपी, फावड़ा, दराती, कुल्हाड़ी और तीरों की नोक। अभी हमने देखी थी ना कि किस प्रकार से गौंड जनजाति के लोग तीरों की नोक से शिकार कर रहे थे। एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन से औजार हैं। फोलिया, खुरपी, फावड़ा, दराती, कुल्हाड़ी और तीरों की नोक। उसी प्रकार बच्चों घरों में चारपाइयाँ मतलब आप जानते हैं लकड़ी के स्टूल, दरिया और आदि सामान भी रखते हैं। तो बच्चों हमने पढ़ लिया है निवास क्षेत्र के बारे में और आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में। अब हम पढ़ेंगे समाज व संस्कृति के बारे में। भीलों की तरह इनका भी अपना समाज और संस्कृति होती है। ये भी पितृसत्तात्मक होते हैं, यानी घर का मुखिया कौन होता है? पुरुष होता है। और यहाँ पर भी विवाह के बहुत सारे रूप प्रचलित हैं। तो पढ़ते हैं बच्चों इनके बारे में। ये पितृसत्तात्मक समाज है। हम कौन से पॉइंट का अध्ययन कर रहे हैं? तीसरे पॉइंट का अध्ययन कर रहे हैं। तो ये कौन से समाज होते हैं? पितृसत्तात्मक समाज होते हैं और यहाँ पर भी बहुत सारे प्रकार के विवाह प्रचलित है, जैसे विधवा विवाह, सेवा विवाह, विनिमय विवाह इत्यादि। तो देखते हैं इनके बारे में। बच्चों पहला आता है सेवा विवाह। क्या होता है सेवा विवाह? सेवा विवाह के अंतर्गत जब कोई युवक युवती के परिवार वालों को अपने कार्यों से खुश कर देता है, उनकी सेवा करके उनका दिल जीत लेता है, तो बदले में युवती के परिवार वाले उस युवक के साथ में उसका विवाह कर देते हैं। तो ये कौन सा प्रकार है? सेवा विवाह है। उसी प्रकार बच्चों विनिमय विवाह। विनिमय विवाह के अंतर्गत वर और वधू का आदान प्रदान किया जाता है। तीसरा विवाह है हरण विवाह। हरण विवाह के अंतर्गत जब कोई युवक किसी युवती का अपहरण करके, यानी कि किडनैप करके उसे शादी कर ले, विवाह कर ले, तो क्या कहलाएगा? अपहरण विवाह। उसी प्रकार चौथा है विधवा विवाह। विधवा विवाह के अंतर्गत जब किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है तो उस महिला का पुनर्विवाह हो जाए, उसे कहते हैं हम विधवा विवाह। और बच्चों ये बात हमें बताती है कि चाहे कहने को ये जनजाति है, लेकिन आधुनिकता का इनमें समावेश है और ये कहीं भी अपने आप को पीछे नहीं रखती है। विधवा विवाह इस बात का सूचक है कि ये सामान्य समाजों से भी कहीं ज़्यादा आगे है। इतनी संकीर्ण सोच नहीं है इनकी जो सोच का स्तर है बहुत ही व्यापक है। उसी प्रकार बच्चों जो गांव का मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं? पटेल कहते हैं अथवा मुखादम भी कहते हैं। बच्चों इनके जो गांव होते हैं वो बहुत टिपिकल होते हैं और वहाँ पर मुखिया ही सारे निर्णय करता है, तो उसे क्या कहा जाएगा? पटेल कहा जाएगा। और उसका एक और नाम होता है मुखादम। उसी प्रकार बच्चों कोतवार भी एक शब्द है। कोतवार कौन होता है? गांव का जो चौकीदार होता है उसे कहते हैं कोतवार। तो बच्चों मुखिया कौन हुआ? पटेल। और गांव का जो चौकीदार हुआ उसे कहते हैं कोतवार। उसी प्रकार बच्चों एक देबारी शब्द भी है
जो गांव के धार्मिक कार्यों को संपन्न कराता है उसे क्या कहते हैं हम? देबारी। लिखेंगे बच्चों, गांव के पुजारी व पुरोहित को देबारी कहा जाता है। आगे बढ़ते बच्चों, गोंडी बोली जो होती है वो द्राविडियन भाषा परिवार से संबंधित है, जिसका संबंध तमिल व कन्नड़ से है। उसी प्रकार बच्चों बहुत सारे गोंड हिंदी भी बोलते हैं, मराठी भी बोलते हैं और तेलुगु भी बोलते हैं। साक्षरता का स्तर अत्यंत कम है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं और जनजातियां समाज की मुख्य धारा से मिलने जुलने का प्रयास ही नहीं करती है। लेकिन फिर भी अब जो सरकारें हैं वो इन तक पहुंचने का प्रयास कर रही है और इनके अंतर्गत छाई गई कुरीतियों को मिटाने का कार्य भी करती है और शिक्षा का स्तर भी अब धीरे धीरे करके बढ़ने लगा है। महिला साक्षरता नगण्य है। उसी प्रकार बच्चों धुलिया भी एक पद होता है जो क्या करता है? गोंडों की प्रमुख गायक जाति है। जो धुलिया नामक व्यक्ति होता है वो गोंडों के जो संगीत होता है उसके अंदर प्रमुख भूमिका निभाता है। उसी प्रकार बच्चों गोंडों की मान्यताओं व इतिहास गाकर लोगों को सुनाते हैं। कौन सुनाते हैं? प्रधान नामक जो व्यक्ति है वो क्या कार्य करता है? गोंडों के जो इतिहास है उसको अपने गानों के अंदर स्वरबद्ध करते हैं। आगे बढ़ते बच्चों और देखते हैं इनकी देवताओं के बारे में। ये बड़ा देव को मानते हैं, श्री शंभु महादेव को मानते हैं, परशापैन, शीतला माता व छोटी माता। और ये नाम भी हमने कहीं ना कहीं सुने ज़रूर हैं। क्या क्या नाम है इनके? बड़ा देव, श्री शंभु महादेव, परशापैन, शीतला माता व छोटी माता। उसी प्रकार बच्चों जो गोंड है बलि प्रथा में और जादू टोने में भी विश्वास रखते हैं और इसके अलावा अधिकांश गोंड हिंदू परिवारों से ही संबंधित हैं। बच्चों अब हम पढ़ेंगे चौथा पॉइंट जिसका नाम है आधुनिक संस्कृति से संपर्क। गोंडों के जीवन में भी आधुनिकता का समावेश होने लगा है। पहले क्या कार्य करते थे? आखेट का कार्य करते थे। फिर इन्होंने आखेट को छोड़कर कृषि कार्य में अपना हिस्सा बढ़ाया। अब ज़्यादातर जो गोंड है वो मजदूरी भी करने लगे हैं। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि इन क्षेत्रों में बहुत सारे खनिज उद्योग पाए जाते हैं और इन्हीं उद्योगों के अंतर्गत ये मजदूरी का कार्य करते हैं। इसके अलावा सरकार भी इन लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास कर रही है। बैंक, बीमा कंपनियां, अस्पताल, विद्यालय, सड़कों की सुविधा इत्यादि अब इनके क्षेत्रों में पहुंचने लगी है। तो लिख लेंगे बच्चों, गोंड लोगों के आवास क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के कारण विगत 30 वर्षों में श्रमिक कर्म की प्रवृत्ति बढ़ी है। अस्पताल, बैंक, बाजार, विद्यालय व पंचायतों की स्थापना हुई है। बच्चों जो गोंड जनजाति है वहाँ पर एक प्रथा थी, कबाड़ी प्रथा। आपने नाम नहीं सुना होगा इसका। जो कबाड़ी प्रथा होती है इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब कोई एक व्यक्ति साहूकार से ऋण ले लेता है, यानी कि लोन जब ले लेता है और यदि उसका पेमेंट नहीं कर पाए, उसे चुका नहीं पाता है, तो ना केवल उस व्यक्ति को बल्कि उसका परिवार और आने वाली पीढ़ियां भी उस साहूकार के यहाँ पर बंधुआ मजदूरों की तरह कार्य करते रहते हैं और उन्हें कोई भी वेतन नहीं मिलता है। इस प्रकार की जो कबाड़ी प्रथा है ये किसका प्रतीक है? दासता का प्रतीक है। यानी एक व्यक्ति दास की भांति एक साहूकार के यहाँ पर या जो भी लोन दे रहा है, उसे ऋण दे रहा है, उसके यहाँ पर ये काम करते थे। लेकिन बच्चों बहुत अच्छी बात यह है कि अब सरकार ने कबाड़ी प्रथा को बंद कर दिया है और अब गोंड जनजाति में यह प्रथा का प्रचलन नहीं है। लेकिन हाँ, पूर्व में ये जो प्रथा थी वो प्रचलित थी। तो एक बार पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी। कबाड़ी प्रथा, इस प्रथा के अनुसार छोटे से कर्ज को चुकाने के लिए ऋणी की कई पीढ़ियों को साहूकार के यहाँ गुलाम की भांति कार्य करना पड़ता था। बच्चों अब कबाड़ी प्रथा जो कि किसकी प्रतीक है? दासता की प्रतीक है, को सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है। अब यहाँ पर शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है और अनुसूचित जनजाति में शामिल होने के कारण इन्हें सरकार से कई सुविधाओं का लाभ भी प्राप्त हो रहा है और धीरे धीरे करके ये सरकारी नौकरियों में भी आ जाएंगे और इनके जीवन का स्तर अच्छा हो जाएगा।
तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज हमने जो जनजाति पढ़ी, गोंड जनजाति, वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और यदि कोई डाउट है तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए। अगले भाग में हम मिलेंगे इसके क्वेश्चंस और आंसर्स के साथ में। तब तक बने रहिए मेरे साथ में। धन्यवाद।